आपको महबूबा मुफ्ती भी याद होंगी। अगर कोई भारत का झंडा उठाएगा ना, वो हाथ नहीं रहेगा। अरे वो नेता ही नहीं रहने देंगे हम जो भारत का झंडा उठाने के लिए हमें प्रेरणा नहीं देगा, और हमारे झंडे को कहेगा कि जो झंडा नहीं उठा पाए उनके हाथ नहीं रहेंगे, बेटा तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। अरे 500 साल आपको आपके भारत में मंदिर लेने में लग जाते हैं, और आप बेवकूफ मेरा भाई भाईचारा, भाई 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 तो है, लेकिन मंदिर के लिए भारत में अगर हमें एड़ियां रगड़नी पड़ रही है ना, तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या मस्जिद लेने के लिए उन्हें एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं? नहीं, वो जहां चाहे मस्जिद बना सकते हैं, वो जहां चाहे कब्रिस्तान बना सकते हैं, वो जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत के हिंदू भाई। दिल्ली के 6 मंदिर जो हैं उनको वक्फ बोर्ड पर उस पर दावा ठोक दिया है। एक तो यही बीके 10 कॉलोनी का। आपका सवाल काट के बोल रही हूँ, मंदिरों को छोड़िए, आप जहाँ खड़े हैं ना, वक्फ बोर्ड वाला कह देगा ये मेरी जमीन पे खड़ा है, इसको हटाइए। आप क्या बात कर रहे हैं? तो उस वक्फ बोर्ड, आप बताइए, जो भारत की संपत्ति है, ये भारत के पास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पिताजी की जागीर थोड़ी है कोई भारत की संपत्ति। तो भारत की संपत्ति भारत के पास रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी काम करती थी वो वाला जो कांग्रेस पार्टी ये काम किया करती थी कि मुसलमान के कंधे पे दाढ़ी टोपी लगवाई एक आदमी को, और उसके कंधे पे रखी बंदूक और चला दी। मैं भारत की शबनम खान हूँ, मैं किसी और कंट्री की शबनम खान नहीं हूँ। और देखिए, जब मैं भारत की बोल रही हूँ तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, और जय हिंद, जय भारत माता की जय, ऐसा कहने के लिए एक अजीब सा जज्बा आ जाता है। लेकिन बीजेपी के नेता उनको टेररिस्ट नंबर 1 बता देते हैं। मैं मुस्लिमों के बता रही हूँ कि अल्पसंख्यक बता बता के मुसलमानों को एक साइड फेंके रखा। तुम भारतीय नहीं बताया कि मुसलमान भी भारत के मुसलमान है। कहा तुम अल्पसंख्यक हो, तुम बड़े स्पेशल कैटेगरी में यहाँ रुक गए हो। और वो जो मुस्लिम कहते हैं कि हम बाय चॉइस इंडियन है, तो भैया बाय चॉइस भारतीय क्यों नहीं हो? बाय चॉइस मुस्लिम ही रहे, तुम भारतीय कभी नहीं बन पाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जो कहती है मुस्लिम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम दलितों से भी पिछड़े हुए तो हमें किसने इतना पिछड़ापन में रखा है? कांग्रेस पार्टी ने ना, हमारी हितैषी बनके मुसलमानों के कंधे पे बंदूक चला चला के खुद सत्ता में रहे, मलाइयां खाई हैं खूब। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, लोगों जागो, और मंदिर के लिए हमें लड़ाई ना लड़नी पड़े। हमें जहां मंदिर बनाना हो भारत में, हमारा मंदिर होना चाहिए, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कट्टर ईमानदार बंद किस चीज में थे? शराब घोटाले में। वो एक क्लास जो स्कूल था उसमें 2 क्लास नई बना दी और कहा हमने स्कूलों का बड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई भी अच्छा काम करेगा हम सराहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास क्या, एक पेंसिल भी अच्छी लाओगे हम तारीफ करेंगे। लेकिन वो जो शराब की दुकानें खुलवा दी, जिस रोड से बच्चा चलकर जाएगा उस गली गली से तो 10-20 शराब की दुकानें खुली हुई हैं, जो किसी टेररिस्ट की हिमायत में खड़ा हुआ होकर, और आज हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनके बैठ जाए, आप और हमें तो झंडे बैनर लेके खड़े हो जाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री नहीं चलेगी भाई। लेकिन आप और हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, आप और हम तो बिजी हैं। जब तक वो कोई बड़े काम को अंजाम नहीं दे देंगे, आप और हम इसी तरह से शॉपिंग करते रहेंगे और काम चलता रहेगा। मैं बोल रही हूँ कि वो अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए उनके पूरे परिवार ने मुहिम चला रखी थी। आप समझिए तो उनकी मंशा क्या होगी, देश को संवारने की या देश में भीतर घात करने की? ऐसे भीतर घात वाला चाहे हम में से कोई हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी मनमाना फैसला ले लेते हैं, अपने मन से फैसले लेते हैं, राज्यों से पूछते नहीं हैं, विपक्ष से नहीं पूछते हैं। तो क्या ये भी जेपीसी में जाएगा क्या ये मामला? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या है किसी को भी? वन नेशन वन इलेक्शन से कितना हमारा जो इतना पैसा, हमारी पब्लिक, टीचर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब लोगों को परेशान होना पड़ता है। हर 3-4 महीने में इलेक्शन आ जाते हैं। अच्छी बात है ना, एक ही बार में सारा निपट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो संसाधनों की भी पूर्ति हम करते करते थक जाते थे, और टीचर्स बेचारे मैं देखती थी बेहाल हो जाते थे। सबको एक संतुष्टि मिलेगी, एक ही बार में हमें वोट डालने का भी अधिकार रहेगा। मुझे अपना सांसद भी चुन सकती हूँ, अपना विधायक भी चुन सकती हूँ, और मुझे जो जितने भी जो इलेक्शन के अंडर में आएंगे, पंचायत वाले या जो भी, उनको भी मैं एक साथ चुन सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका सबको वेलकम करना चाहिए। जो वेलकम नहीं कर रहे हैं वो आप जानते हैं, वो चंगू मंगू नेता हैं जिनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। देश की कोई भी अच्छी चीज आए, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी अच्छा लेकर आए, चंगू मंगू नेताओं के पेट में दर्द जरूर होता है।
नहीं कह रहा विपक्ष के पास भी जवाब नहीं है ना, इसका कोई विरोध बहुत ज्यादा। खड़गे जी कह रहे हैं कि ये कितना मनमाना फैसला, बेतुका फैसला है, बता नहीं रहे कि इसमें कमियां क्या है। नहीं, वो उनके पास बताने के लिए होता ही कुछ नहीं है। जब पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर इतने से गमले में गोभी की खेती कर लिया करते थे कि मैं किसान हूं और मैं गोभी की खेती करता हूं, और गमला इतना सा होता था, उसमें करोड़ों रुपए डकार जाते थे, वो खड़गे जी को याद नहीं रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के हर बात पे क्वेश्चन मार्क लगाते, ये वाली बात गलत, वो वाली बात गलत। मैं बोल रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कभी ना आया ना आ पाएगा। उन्होंने 35 हटाई, 370 हटाई, आतंकवादियों की मुश्कें कस दी। क्या क्या चाहते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? वो अकेले लगे पड़े हैं, उनको कोई फायदा नहीं चाहिए, उनको कोई लाभ से मतलब नहीं, ना सोते हैं, ना कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये वो है खाने वाले लोग जिन्होंने देश के शहीदों के, आपको पता है, फ्लैट तक खा गए ये लोग, शहीदों के परिवारों को फ्लैट तक नहीं दिए इन्होंने। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जनता तो सब समझती है, विपक्षियों का काम है जब देश विकास की गति पर हो तो कुछ ना कुछ सहयोग दें, लेकिन इनको तो हमेशा पेट दर्द रहना है। राहुल गांधी जी ने सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम होके बता रही हूँ कि अल्पसंख्यक बता बता के मुसलमानों को एक साइड फेंक के रखा। तुम भारतीय नहीं बताया कि मुसलमान भी भारत के मुसलमान है, कहा तुम अल्पसंख्यक हो, तुम बड़े स्पेशल कैटेगरी में यहाँ रुक गए हो। और वो जो मुस्लिम कहते हैं कि हम बाय चॉइस इंडियन है, तो भैया बाय चॉइस भारतीय क्यों नहीं हो? बाय चॉइस मुस्लिम ही रहे, तुम भारतीय कभी नहीं बन पाए। तो सारे लोग जितने भी आप देख रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के पिट्ठू हैं ये लोग। पहले जो दाढ़ी टोपी लगवा के एक मौलाना तैयार किया जाता था, कांग्रेस पार्टी का मौलाना, वो कांग्रेस पार्टी उनसे वक्फ बोर्ड जैसी चीजें करवाया करती थी। अब लग रही है इन सब चीजों पे अंकुश, अब लग रहा है इन सब चीजों पे बैन, तो पेट में दर्द तो होगा ना। आपने वक्फ बोर्ड की बात की तो दिल्ली के 6 मंदिर जो हैं उनको वक्फ बोर्ड पर उस पर दावा ठोक दिया है। एक तो यही बीके दत्त कॉलोनी का, आपका सवाल काट के बोल रही हूँ, मंदिरों को छोड़िए, आप जहाँ खड़े हैं ना, वक्फ बोर्ड वाला कह देगा ये मेरी जमीन पे खड़ा है, इसको हटाइए। आप क्या बात कर रहे हैं? तो उस वक्फ बोर्ड, आप बताइए, जो भारत की संपत्ति है ये भारत के पास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पिताजी की जागीर थोड़ी है कोई भारत की संपत्ति। तो भारत की संपत्ति भारत के पास रहेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी काम करती थी वो वाला जो जय कांग्रेस पार्टी ये काम किया करती थी कि मुसलमान के कंधे पे दाढ़ी टोपी लगवाई एक आदमी को और उसके कंधे पे रखी बंदूक और चला दी, ताकि भविष्य में कभी सरकार ना आए, ताकि भविष्य में कभी कुछ ऐसी चीज हो तो भारत की पूरी संपत्ति पे कब्जा किस करे? कांग्रेस पार्टी। आपने 370 की बात की, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम जीतेंगे, सत्ता में आए तो हम वापस इसको करेंगे, रिस्टोर करेंगे। राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं उसका। इसका चर्चा जो है पाकिस्तान में, इसकी चर्चा हो रही जम करके, तारीफ हो रही राहुल गांधी की, ओएनसी की। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, हमेशा होनी तो चाहिए राहुल गांधी की तारीफ भारत में। राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तानी क्यों करते हैं? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि वो उनकी शैली पर काम करते हैं, क्योंकि वो उनकी विचारधारा को आगे लेकर आते हैं। और अभी विदेशों में जाके, मैं बोल रही हूँ प्रधानमंत्री से हमारी लाख लड़ाई सही, लड़िए, कोई बात नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, लड़ सकते हैं किसी भी बात पे, विपक्ष के नेता है। बाहर जाके आप भारत की इंसल्ट कराते हैं और फिर यहाँ पर आप विपक्ष के नेता बन के बैठ जाते हैं। अगर आपको पाकिस्तान सराहता है ना, देखिए पाकिस्तान से हमें तो धमकियां आती हैं, हमें तो कहते हैं कि आप बहुत भारत माता की जय कहती हो, वंदे मातरम कहती हो, आपको उड़ा देंगे, गोली मार देंगे, आप मुस्लिम हो इसलिए, सर काट देंगे। शबनम नाम आप इसलिए? शबनम खान हूं मैं, लेकिन मैं भारत की शबनम खान हूं, मैं किसी और कंट्री की शबनम खान नहीं हूं। और देखिए, जब मैं भारत की बोल रही हूं तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, और जय हिंद, जय भारत माता की जय, ऐसा कहने के लिए एक अजीब सा जज्बा आ जाता है। ये कौन लोग हैं जिनकी तारीफ पाकिस्तान करता है? ये तो आंखें खोलनी पड़ेंगी जनता को सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान क्यों करता है। लेकिन बीजेपी के नेता उनको टेररिस्ट नंबर 1 बता देते हैं। देखिए, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, राजनीति के तहत क्या कहते हैं की बात नहीं है। यहाँ पर केजरीवाल जी को ले लीजिए आप, चाहे राहुल जी को ले लीजिए आप, अखिलेश भैया को ले लीजिए आप, ये जितने चंगू मंगू नेता हैं देश के, ये सारे बाहरी बात क्यों करते हैं? ये चाइना के समर्थन की बात करते हैं, ये पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं। अभी आप एनसी फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, आपको महबूबा मुफ्ती भी याद होंगी। अगर कोई भारत का झंडा उठाएगा ना, वो हाथ नहीं रहेगा। अरे वो नेता ही नहीं रहने देंगे हम जो भारत का झंडा उठाने के लिए हमें प्रेरणा नहीं देगा और हमारे झंडे को कहेगा
कि जो झंडा नहीं उठा पाए उनके हाथ नहीं रहेंगे, बेटा तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। बता दीजिएगा, मेरी तरफ से उनको दे दीजिएगा चैलेंज। जहां डिबेट करना चाहते हो मुस्लिम मुद्दे पर, धार्मिक मुद्दे पर, मंदिर, हिंदू भाई मेरे बेवकूफ है, सबको गले लगाए फिरते हैं मेरे हिंदू भाई। अरे 500 साल आपको आपके भारत में मंदिर लेने में लग जाते हैं और आप बेवकूफ, मेरा भाई भाईचारा, भाई 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 तो है, लेकिन मंदिर के लिए भारत में अगर हमें एड़ियां रगड़नी पड़ रही है ना तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या मस्जिद लेने के लिए उन्हें एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं? नहीं, वो जहां चाहे मस्जिद बना सकते हैं, वो जहां चाहे कब्रिस्तान बना सकते हैं, वो जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और हम भारत के हिंदू भाई, हम भारत के हिंदू भाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हम भारत में रह के हम इतने सभ्य लोग हैं। यहाँ तो दिल्ली के 6 मंदिर जो हैं, यही बीके दत्त कॉलोनी के सनातन मंदिर है, मंगलापुरी के 2 मंदिर है, सुहास में 1 मंदिर है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि हमारे मंदिर, हमारी जमीन है ये। इन्होंने, वो अल्पसंख्यक होके चौड़े होके रहते हैं और तुम बहुसंख्यक होके डर के रहते हो। अल्पसंख्यक को कुछ कह दिया तो मेरी गले में पड़ जाएगी हड्डी, समझे आप? यहाँ पर ये भारत है हमारा, जो सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं सब लोग। इसी देश में नुपुर शर्मा को 2 साल से 3 साल से कमरे में बंद होना पड़ता है। मैं तो बोल रही हूँ कि उनकी ताकत देखिए। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली ना, फिर कभी आंखें नहीं खुलेंगी हिंदू भाइयों की। आप देखिए, अगर उसने प्रोफेट मोहम्मद, नहीं कहना चाहिए, सही बात है, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कोट कर रही थी एक किसी की बात, वो कोट कर रही थी। मैं अपनी तरफ से अगर कुछ बना के बोलूं, फांसी चढ़ा दीजिए मुझे, लेकिन अगर मैं आप ही के धर्म की बात कोट करूं, जब वो कोट कर रही हैं तो वो अपनी तरफ से नहीं कह रही हैं। वो आज तक बाहर नहीं निकल पाती लड़की, क्योंकि सर तन से जुदा, क्योंकि इनके पास एक ही हथियार है, कुछ भी बात होगी तो सर तन से जुदा। हिंदू भाई देख रहे हैं, भाई सर तन से जुदा कब कब करोगे हमारा? करते रहो, हम तो भाईचारा वाले लोग हैं, हम तो भाईचारा ही निभाते चले जाएंगे। राहुल गांधी ने पहले से कुछ प्रगति की है ना, सीटें उनकी बढ़ गई, यूपी में नुकसान हुआ बीजेपी को, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। ऐसे ही कह के उसका दिमाग खराब कर रहे पप्पू भैया का, आप इसलिए दिमाग खराब कर रहे हैं क्योंकि पहले बीजेपी की 2 सीटें होती थी, शायद आपको याद नहीं है, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, याद करिए ना, बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें होती थी, तो उनकी कितनी होती थी? उनकी कितनी होती थी? तो 425 और 50 वाला तो आ गया 99 पे, और आप कह रहे हैं वो महान हो गया। कैसे बातें करते हैं आप? ये तो वो पप्पू फेल होकर भी कह रहा है मैं 99 लेकर आया हूँ, 240 वाले मोदी जी छोटे हैं, मैं 99 वाला। बच्चे नहीं लड़ते जैसे? अरे आप विपक्ष के नेता है, थोड़ी तो शर्म करिए। देखिए आप 2 सीट क्या बढ़ गई देश में, देख लीजिए हंगामा किस तरीके का है, देख लीजिए मुस्लिम को किस तरह से शेल्टर मिलने लगा। मुस्लिम को भी अपराधी वर्ग को शेल्टर देते हैं ये लोग। मुसलमान की दयनीय स्थिति के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सारी जिंदगी कांग्रेस का राज रहा है ना, और कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी है ना, हितैषी पार्टी किसकी है? मुस्लिमों की। अब आप मुझे एक बात बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जो कहती है मुस्लिम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम दलितों से भी पिछड़े हुए तो हमें किसने इतना पिछड़ापन में रखा है? कांग्रेस पार्टी ने ना। हमारी हितैषी बनके मुसलमानों के कंधे पे बंदूक चला चला के खुद सत्ता में रहे, मलाइयां खाई हैं खूब। तो इसीलिए मैं कहती हूँ लोगों जागो, और मंदिर के लिए हमें लड़ाई न लड़नी पड़े। हमें जहां मंदिर बनाना हो भारत में, हमारा मंदिर होना चाहिए, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ दिया है, शीश महल छोड़ दिया है, कट्टर ईमानदार का ढोंग पीट रहे हैं, जो भी कट्टर ईमानदार का ढोल पीट रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? कट्टर ईमानदार बंद किस चीज में थे? शराब घोटाले में। वो एक क्लास जो स्कूल था उसमें 2 क्लास नई बना दी और कहा हमने स्कूलों का बड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई भी अच्छा काम करेगा हम सराहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास क्या, एक पेंसिल भी अच्छी लाओगे हम तारीफ करेंगे। लेकिन वो जो शराब की दुकानें खुलवा दी, जिस रोड से बच्चा चलकर जाएगा उस गली गली से तो 10-20 शराब की दुकानें खुली हुई हैं, और शराब के ही चक्कर में वहां बंद है। आप समझिए, ये सब लोग हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं अराजकतावादी हूँ। लेकिन जो आतिशी सवाल उठ रहा है, बीजेपी का सारा कैडर, बीजेपी सारे समर्थक, बीजेपी के सारे नेता आतिशी के उस विचारधारा चले गए हैं जो वामपंथी विचारधारा है, जो अफजल गुरु समर्थन वाला मामला है। आतिशी का कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर अफजल गुरु का समर्थक था, वैसे मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन
मैं फिर उसे मुख्यमंत्री नहीं मानूंगी। जो किसी टेररिस्ट की हिमायत में खड़ा हुआ होकर और आज हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए, आप और हमें तो झंडे बैनर लेके खड़े हो जाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री नहीं चलेगी भाई। लेकिन आप और हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, आप और हम तो बिजी हैं। जब तक वो कोई बड़े काम को अंजाम नहीं दे देंगे, आप और हम इसी तरह से शॉपिंग करते रहेंगे और काम चलता रहेगा। मैं बोल रही हूं कि वो अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए उनके पूरे परिवार ने मुहिम चला रखी थी। आप समझिए तो उनकी मंशा क्या होगी, देश को संवारने की या देश में भीतर घात करने की। ऐसे भीतर घात वाला चाहे हम में से कोई हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की सत्ता ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे। कहीं केजरीवाल अपने ट्रैप पे नोली फंसा रहे हैं कि शराब घोटाले से मुद्दा हट करके चला जाएगा, सीधा उस पर आतिशी पे चला जाए मुद्दा। ऐसा नहीं है, कोर्ट की आंखें खुली हुई हैं और सारा जो केस चल रहा है, और हो सकता है केजरीवाल वेरी श्रूड पर्सन, बहुत चालाक है वो, हो सकता है आतिशी को फंसवाए अब किसी उसमें। धीरे धीरे सारे आखिर सवाल क्या वापसी होगी केजरीवाल की कि इस बार सत्ता से भी विदाई हो जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार लगेगी और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बता रही हूं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं चुनते तो फिर आपका भगवान ही मालिक होगा। नहीं, दिल्ली तो खुल कर दिया, दिल्ली तो लोकसभा में खुल कर दिया, इसीलिए बोल रही हूँ, यानी दिल्ली की जनता जागरूक हुई है और जागरूक होने की जरूरत है। बिजली पानी के लालच में मत फंसिएगा, इस चक्कर में मत फंसिएगा कि वो 2 रुपए की हमारी बिजली कम कर रहा है, वो आपकी कहीं और से कटौती कर रहा है फिर। इसीलिए आंखें खोलिए, और अगर आप भारतवासी हैं और आप सच में देश को प्रेम करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताइए।